नमस्ते। आज सपनों के से दिन का यहाँ सार को समझेंगे, जो कि इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी हैं और ये उनकी आत्मकथा का अंश है। तो आज हम सपनों के से दिन के विषय में जानेंगे। तो जो लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या बताया है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव पिंडलियों या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो ये ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात सब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग के लिए वो गए। तो आप यहाँ देखिए कि जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी जो बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी पहने हुए होते थे और टूटे बटन वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते होते। सभी के बिखरे हुए बाल हुआ करते थे। जब लकड़ी के ढेर पर वे चढ़कर के खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते थे और पहले ही फटे पुराने कुर्ते जो होते थे वो बिल्कुल तार तार हो जाया करते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, जो उनके पाँव थे वो छिल जाते थे। पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जो जमी मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर के वे जाते तो सभी की जो माँ बहनें हुआ करती थीं उन पर तरस नहीं खाती थीं, लेकिन उसकी जगह और उनकी पिटाई किया करती थीं। कईयों के जो पिता थे वो बहुत ही बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते थे तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून निकलेगा, उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन वे खेलने के लिए फिर चले जाते। तो आपने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पिटाई भी होती है और खून भी इतना निकलता है, लेकिन इतनी बुरी पिटाई होने के बावजूद भी वो उस पिटाई को भूल जाते और दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते सब कुछ भूल के। यह बात ठीक से समझ आई जब वो स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए गए। तो यहाँ जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। जो बच्चों की मन का जो विज्ञान हमने वहाँ पढ़ा, तब ये इस तरह की बातों का हमें पता चला। ये लेखक बताते हैं, ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है। इतना बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। मतलब कितनी भी पिटाई हो जाए और चोट भी लग जाए और माँ बहनें और पिता भी खूब मारें, लेकिन वो दूसरे दिन फिर से खेलने चले जाते थे। ये उनका कहना है लेखक का। अब मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे और जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए। तो यहाँ लेखक क्या बताते हैं
कि मेरे साथ जो खेलने वाले जो अधिकांश मेरे जो साथी, मेरे जो मित्र हुआ करते थे, वो मेरे जैसे परिवारों से हुआ करते थे, मध्यम वर्गीय। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो थे, लेकिन हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर के वहाँ बस गए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वालों लोगों के थे, और हमारी सभी की जो आदतें थी वो अधिकांश मिलती जुलती थी। सभी जो बच्चे थे आपस के मिलने वाले, वो सबकी जो आदतें कैसी थी, मिलती जुलती थी। तो उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी तो उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। तो किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, मतलब उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था। जो बस्ता भी था, जो उनका बैग था और उसमें कुछ किताबें थी, वो भी तालाब में फेंक दिया। फिर स्कूल कभी गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने कोई ज़बरदस्ती से उन्हें भेजा। उन्होंने कहा कि जो उनके माता पिता थे तो उन्होंने भी विद्यालय में भेजने की कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। आगे देखिए कि यहाँ तक कि परचूनिए आड़तियों भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार थोड़ी ना लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे, और पंडित 6-8 महीने में अंडे और मुनीमी का सही काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ वे चीम जा च वे सीख नहीं पाया। तो यहाँ लेखक जी क्या कहते हैं कि जो उनके माता पिता थे वो भी उन बच्चों से अधिक ज़बरदस्ती नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि यहाँ तक कि परचूनिए आड़तियों, मतलब जो परचूने की दुकान होती है, जो आड़ती होते हैं, जो मतलब कि किसानों से जो सामान खरीदते हैं, आड़तियों से अपने बच्चों से स्कूल भेजना मतलब वो ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से अगर बात होती तो वो कहते कि मास्टर जी हमने इसे क्या कोई तहसीलदार थोड़ी ना लगवाना है, मतलब हमें तो पढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई इसे तहसीलदार लगवाना हो। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित जी से, मतलब घनश्याम जी से लंडे पढ़वा कर दुकान पर भैया लिखने लगा देंगे। तो मतलब लंडे मीन्स होता है हिसाब किताब लिखने का जो पंजाबी प्राचीन लिपि होती है, और भैया मीन्स होता है खाता। खाता जो कि दुकान के हिसाब किताब का जो ब्यौरा रखते हैं उसे कहते हैं भैया। और ये लिखने लग जाएंगे, यही काम करेंगे। तो मतलब उनको भी इतनी मतलब पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, ना पढ़ाई पर इतना कोई ध्यान देता था। तो पंडित 6-8 महीने में इनको लंडे और मुनीमी का काम सभी काम सिखा देंगे। वहाँ तो अभी तक अलिफ वे जीम च भी, मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो ये जो पंजाबी की जो वर्णमाला है को कहते हैं अलिफ वे जीम च, मतलब अभी तक तो वे ये वर्णमाला भी, जो पंजाबी की वर्णमाला है वो भी नहीं सीख पाए हैं। अब ये देखिए कि ये लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा का जो अंश बता रहे हैं, अपनी बीती जो अपनी बचपन की जो याद बातें हैं उनको हमसे साझा कर रहे हैं। अपनी बीती जो भी बचपन की बातें हैं उन्हें सबके साथ ये साझा कर रहे हैं। अब हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़क दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। यहाँ देखिए, यहाँ अब लेखक कहते हैं कि हमारे आधे से जो अधिक साथी थे वो कहाँ के थे, राजस्थान और हरियाणा से थे, और आकर के मंडी में व्यापार
या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। दुकानदारी करते थे और व्यापार का काम करते थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे हम। उनके कुछ शब्द सुन कर के हमें हंसी आने लगती थी क्योंकि वो बात समझ में नहीं आती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। तब खेल में उनकी जो भाषा थी वो कभी भी बाधा नहीं बनती थी। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार जो कहावतें होती हैं कि एक हेडक दे दिन चार, मतलब ये जो खेलने के जो दिन चार थे वो कब कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम में से तो कोई कोई भी ऐसा ना था जो कि स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। मतलब जब भी वो विद्यालय में जाते, स्कूल कक्षा में बैठ पढ़ते थे तो वो उसे कैद समझते थे कि अब हम यहाँ पे आकर के कैद हो गए हैं। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लग गए। उन्हें मतलब उनको भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसी पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थीं। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं गुरदयाल सिंह जी कि बचपन में जो घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में उन्होंने पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि बचपन में जो हरियाली होती है, जो घास होती है, वो घास हमें हरी अधिक लगती है और फूलों की जो सुगंध है वो भी मन को भाने वाली होती है। परंतु आज तक याद है कि याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे जो झाड़ उगे हुए थे, जिन्हें हम डंडियाँ करते थे, उनमें उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की जो महक आज भी आँख मूंद कर महसूस कर लेता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थीं। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चपड़ासी मीन्स चपरासी के लिए बोला गया है कि जो स्कूल का जो चपरासी था उससे आंख बचा करके छिप करके कभी कभार एक दो ताड़ लिया करते थे और वे उससे छुप करके वो उसे तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज जो सुगंध थी आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमना की भांति चर जाया करते थे। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो सुगंध है वो मुझे आज भी मैं उस सुगंध को महसूस कर पा रहा हूँ, परंतु यह याद नहीं है, मतलब यह उनको पूरी तरह से याद नहीं है कि वो उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघते थे या फिर क्या उसका क्या करते थे। शायद वो कह रहे हैं शायद या तो हम जेब में डाल लेते होंगे या फिर माँ उसे धोने के समय निकाल करके बाहर फेंक देती होगी हमें, या फिर हम ऐसा करते होंगे कि स्कूल से बाहर आते ही उन्हें बकरी के जो मेमने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भांति हम उसे खा जाया करते होंगे। अब अगली श्रेणी में दाखिला होते ही एक तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित कि हम बड़े हो गए हैं, और दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती, मतलब जो गंध आती थी उन्हीं मास्टरों के डर से
कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में हमें पढ़ा चुके थे। तो मतलब उनकी पिटाई का भी डर था, और जो पुरानी कॉपियाँ किताबें मिलती थी उसमें से उन्हें गंध आती थी। तब स्कूल में शुरू साल में मतलब कि नया सत्र चालू होता है अप्रैल से, तो उसके विषय में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियाँ हुआ करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह से याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि तब स्कूल में जब पहला सत्र शुरू होता था, तो शुरू में क्या होता था कि 1-1.5 महीना तो पढ़ाई हुआ करती थी विद्यालय में, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी हो जाया करती थी। और अब तक जो बात अच्छी तरह मुझे याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का जो फ़र्क था कि पहले 2-3 सप्ताह तो हम खूब खेल कूदा करते थे। उसके बाद हर साल माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। ननिहाल होता है जो नानी का घर, जो माँ की माँ होती हैं उसे ननिहाल कहा जाता है। वो नानी क्या करती थी, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो भी जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जब हम छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते तो खूब दूध दही मक्खन खिलाती नानी और हमें प्यार करती। छोटा सा मतलब उनका नानी का पिछड़ा सा गांव था, मतलब जहाँ इतनी कोई उपलब्धि नहीं हुई थी। और परंतु तालाब जो हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, जो कि उनके गांव में था उतना ही बड़ा तालाब था। दोपहर तक तो उस तालाब में हम नहाते और नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने का जो ढंग, तो लेखक के बताते हैं कि यहाँ जो मतलब हमारा जो बोलने का ढंग था नानी को अच्छा लगता था, तो वो हमारे बोलने के ढंग की तारीफ करती थी और अपने पोतों से भी कहती थी कि इस तरह बोला कीजिए। और कम खाने के कारण मतलब जो खाने का तरीका था वो भी हमारा अच्छा था, उससे भी नानी खुश होती थी। अपने पोतों को भी हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते तो वहाँ लेखक कह रहे हैं कि उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर हम चले जाते और कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जा कर के रेत के ऊपर लेटने लगते और गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, मतलब यह लेखक को नहीं पता है कि वो कितनी बार इस तरह की हरकत करते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे कुछ बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जो गरम रेत से
वो पानी में नहा कर के आते और गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगाते थे। मतलब उन्हें खेलने में कोई डर नहीं लगता था। और रेत को गंदले पानी से साफ कर, जो रेत है ना शरीर से चिपक जाता था, उसे गंदे पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं ऐसा वो 5-10 बार करते या फिर 15-20 बार। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम 5-10 बार करते थे या 15-20 बार करते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते कि जैसे कि हम बहुत अच्छे तैराक हैं, मतलब हमें बहुत अच्छा तैरना आता है। इस तरह की भी हम हरकत करने लगते थे, अपने हाथ पैर हिलाने लगते थे। परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना भी नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते और कुछ गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या फिर दुम पकड़ करके। अब देखिए कि जो बच्चे उनके जो साथी थे वो गहरे पानी में चले जाते थे, तो वे उन्हें सलाह देते थे कि भैंस के सींग या फिर उनकी दुम होता है पूंछ, उसकी पूंछ को पकड़ करके बाहर आने की उनको सलाह देने लगते। उन्हें ढांढस भी बनाते, उनको हिम्मत भी बनाते थे जिससे वो कहीं हिम्मत ना हार जाएं। और कूदते समय उनके मुंह में जो गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह वो खांसने लगते। कई बार ऐसा भी लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे वो पहुंच ही जाते। फिर फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते कि कितने दिन रह गए हैं, और प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता कि खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते थे। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी नहीं बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। धीरे धीरे 10 दिन भी और गायब हो गए। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय और बढ़ने लगता। तो यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जब छुट्टियाँ बीतने लगती तो हम दिन गिनने लगते थे, और प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला गया, क्योंकि खेल कूद और तालाब में नहाना भी वे नहीं भूलते थे। और मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम दिया हुआ होता था छुट्टियों में, तो उसका वो हिसाब लगाने लगते थे। जैसे कि हिसाब के जो मास्टर हैं, हिसाब मतलब जो मैथ के जो गणित के जो मास्टर हुआ करते थे, वो क्या करते थे 200 से कभी भी सवाल उन्हें कम नहीं देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल भी हम रोज करते हैं तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना भी जो बाकी हुआ करता था एक एक दिन करके गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। अब केवल 20 दिन ही शेष बचे। स्कूल की पिटाई का डर और भी बढ़ने लगता, मतलब जो मास्टर लोग थे उनकी पिटाई का डर उनको सताने लगता था। परंतु डर भुलाने के लिए सोचने की 10 की क्या बात, तो फिर वो सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो हर दिन 15 भी किए जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटा लगने लगते। ऐसा महसूस होता कि जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो, और जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का डर बढ़ने लगता।
अब हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई का अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि जो हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि छुट्टियों का जो काम करने की बजाय वो अध्यापक से पिटना अधिक पसंद करते थे। ये मतलब पिटना है न अधिक सस्ता सौदा है। सवाल करने की बजाय मास्टर से पिट लेंगे, इस तरह वो उसे ज़्यादा अच्छा समझते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हम तो पिटाई से बहुत डरा करते थे, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। जैसे ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा जो नेता होता था, जो उनका साथी था, उसका नाम क्या हुआ करता था? ओमा। उसे ओमा नाम से बुलाते थे। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिंगने, चार बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिए के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। मतलब उनको भी पीड़ा होने लगती। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हम सभी उसके बारे में, ओमा के बारे में, जो उनका नेता हुआ करता था, तो ओमा के विषय में वो सोचते हैं कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का हमने नहीं देखा। उसकी बातें और उसकी गालियाँ, उसकी मार पिटाई करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। उसकी जो शक्ल सूरत थी, उसके विषय में भी बताया लेखक ने कि वो भी सबसे अलग थी। उसका हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी होता है मटका, तो मटका जैसा उसका सिर था। उसके ठिंगने चार बलिष्ठ के शरीर पर, और उसकी जो मतलब ठिंगना मतलब छोटे कद का, चार 4 फुट का, चार बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता, मतलब 4 फुट का व्यक्ति था ओमा जो उनका नेता था। ऐसा लगता जैसे कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ये उसकी मतलब उन्होंने एक रूपरेखा बताई है कि उसका बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, ऐसा उसका सिर था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा उसका चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं करता था, सिर से किया करता था। वो किसी से भी झगड़ा करता तो उसके अंदर सिर मार देता। जब सांड की भांति फुफकारता, सांड यहाँ मतलब सांड से उसकी उपमा की गई है कि जो सांड होता है बैल, तो बैल की भांति जब वो फुफकारता तो सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में सिर को मार देता। तो उससे जो दुगने तिगने शरीर वाले जो लड़के भी थे वो पीड़ा से करा उठते थे, उनके भी काफ़ी दर्द महसूस होता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्मा रखा हुआ था। तो जो सिर से वो किसी को भी मारता था तो उसका नाम, ओमा का नाम उन्होंने एक रेल बम्मा रख दिया, उसके सिर का टक्कर का नाम। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। इस तरह उसकी ये उन्होंने उपाधि बताई। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे।
दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर जी श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल की जो प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि हमारा जो स्कूल बहुत छोटा था और केवल छोटे छोटे 9 कमरे हुआ करते थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर जी श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। और स्कूल की जो प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार, जो मतलब बच्चे थे वो हाइट वाइज कतार में खड़े होते थे, तो लड़कों को देखकर उनका जो गोरा चेहरा था वो खिल उठता था। उन बच्चों को देख करके वो बहुत खुश होते थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े हो जाते थे। खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय थे। उनकी घुड़की तथा हुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिर लड़के का ध्यान रखते। मतलब तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो उनकी जो घुड़की थी, उनकी जो डांट थी, उसकी डर से ठुड्डों के मतलब जो वो पिटाई करते थे घूंसों की, तो उस भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे कि सीधी कतार में बने रहने का हम प्रयत्न करें। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक जैसी हो, कि डिस्टेंस भी हमारा सेम हो, नहीं तो फिर सर हमें हमारी पिटाई करेंगे। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, पीटी सर से, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कब किसी ने देखा था और न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता तो पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते थे और उसे खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। खाल खींचने का ये मुहावरा मतलब उसकी बहुत पिटाई करते थे और एक एक बाघ की तरह उनके ऊपर झपट पड़ते थे अगर वो अनुशासन भंग करते। ये इनकी जो स्काउट की जो परेड करा रहे हैं, परंतु हेड मास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुका करके मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आया करती थी। यहाँ देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हेड मास्टर शर्मा जी उसके जो पीटी सर प्रीतम चंद जी से उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वो सीधे और सज्जन थे। उनका जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, सॉफ्ट नेचर था। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को कक्षा को वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में
5वीं कक्षा में भी कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मतलब कभी भी किसी की वो अधिक पिटाई किसी बच्चे की नहीं करते थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। मतलब बार बार यही बातें, यही शब्द बोला जाता था। अधिक अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते थे हेडमास्टर जी, और अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मारते थे। मतलब एक चांटा, अगर कोई बच्चा गलती करता तो उसके गाल पे एक चांटा लगा देते थे। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाला भी सिर झुका करके और मुंह नीचा करके हंस देता था, क्योंकि मतलब इतना तेज़ वो चांटा नहीं लगाते थे, बस थोड़े बच्चे को डराने के लिए हल्का सा चांटा लगाते थे। तो उसमें भी बच्चा क्या करता, सिर झुका करके नीचे नीचे मुंह करके हंस देता था। और वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। जैसे कि वहाँ कोई नमकीन बनाने वाला भीखे भाई होगा जिसकी नमकीन पापड़ी प्रसिद्ध होगी, तो वो जो खाने में रुचिकर लगती है, तो वो भी उनका जो चपट थी वो बिल्कुल नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार उनको लगती थी, जो कि तब पैसे की शायद उस जमाने में 2 आया करती थी। ये लेखक अपने ज़माने के समय की बात बता रहे हैं। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहाँ खुशी से भागे जाने पहली 5वीं श्रेणी से लेकर पहली श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते थे। मतलब 4-5 बच्चे ऐसे थे जो कि है ना, मतलब खुशी खुशी कक्षा में आगे जाते थे, लेकिन केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी जब भी आते तो रोते थे और चिल्लाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते हुए भी स्कूल अच्छा भी लगने लगता। अच्छा कब लगने लगता कि जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियों को हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। यहाँ देखिए, यहाँ जब वो रोते हैं और चिल्लाते भी हैं स्कूल जाने में, लेकिन कभी कभी उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। कब? जब पीटी सर उन्हें स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे और उन्हें नीली पीली झंडियों हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे और दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रूमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन, फिर से शुरू करो, अगेन 1 और 1 2 3 3 2 1, इस तरह मतलब वो पुनः उन्हें शुरू कराते और 1 2 3 3 2 1 इस तरह कहते और उनको शाबाशी देते। तो उनकी जो एक शाबाशी थी ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमंगे जीत लिए हों। मतलब फौज के जो पदक और जो मेडल होते हैं, तमंगे, वो हमने, तमंगे मीन्स मतलब जो पदक और जो मेडल हैं वो हमने फौज के जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों में पर साल भर की जो लिखी गुड्डों, मतलब जो गुड मिलता था, गुड़ का जो बहुवचन गुड्डों से अधिक मूल्यवान लगने लगती थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन, जो उनका अनुशासन था, मैं उसमें रह कर के प्राप्त गुडविल बहुत बड़ी हमारे लिए चीज़ हुआ करती थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वार का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु, सतगुरु मीन्स सतगुरु के लिए बताया है यहाँ पर, सतगुरु, सतगुरु
कि भय से ही प्रेम जागता है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, क्योंकि भय भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती जब वो शाबाश बोलते। ये ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अगर एक बार शाबाश कह दे तो खुशी का अनुभव भी कराती है। अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी, क्योंकि पीटी सर अधिक अनुशासन प्रिय थे और बच्चों को भी अनुशासन में रखते थे। लेकिन जब अनुशासन में रहते थे तो वो उन्हें शाबाश कहते तो ये उनके लिए एक चमत्कार जैसा लगता। हर वर्ष अपनी अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं, अपनी बीती यहाँ क्या बता रहे हैं कि हर वर्ष अगली श्रेणी में ही प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिल जाया करती थीं। और हमारे जो हेडमास्टर शर्मा जी थे वो एक लड़के को उसके घर पढ़ाने के लिए जाया करते थे और वे धनाढ्य लोग थे, मतलब पैसे वाले थे। तो उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी मतलब एक कक्षा मुझसे आगे था। तो हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। और हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मतलब किसी को भी कोई पढ़ाई में रुचि नहीं थी कि वो पढ़ने जाया करें। यदि नई किताबें लाने पड़ती तो क्या होता कि जो तब मतलब 1-2 रुपये में नई किताबें आती थीं तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। अगर पैसे खर्च करके लेखक गुरदयाल जी के लिए अगर 2 रुपये खर्च होते तो उनकी पढ़ाई तीसरी चौथी में ही ख़त्म हो जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। मतलब जब उन्हें हेड मास्टर जी पुरानी किताबें लाकर देते थे तो उन्होंने 7 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। अब एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था और कॉपियों पेंसिलों होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। अब यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि जो पुरानी किताबें मिल जाती थी और कॉपियों पेंसिल होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से कितने 1-2 रुपये साल भर का खर्च आया करता था। तो 1-2 रुपये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस समय। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम थी। और 1 रुपये में कितना घी आता था, 1 सेर 1 किलो घी आता था उस ज़माने में 1 रुपये का। और 2 रुपये की 1 मन 40 मतलब 1 मन में 40 किलो होता है अनाज, वो 1 मन आता था। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के स्कूल जाया करते थे। मतलब जिनके यहाँ अच्छा पैसा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, वही विद्यालय जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला ऐसा लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी की भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे।
अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इसकी अरुचि का कारण यही समझ में आया। तो देखो लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि किसी नई श्रेणी में जाने का ऐसा कभी भी मतलब मुझे इतना शौक नहीं था। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि जिसका ज़िक्र मतलब उनके साथी किया करते थे कि अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों से ऐसी गंध मतलब जो स्मेल थी वो आया करती थी। मन बहुत उदास भी होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, परंतु जितनी भी जो मनोविज्ञान की जानकारी है, मन के विज्ञान की जो जानकारी हुई कि इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि इसका जो खास कारण है, जो मनोविज्ञान के आधार पर जो अरुचि है पढ़ाई के प्रति, वो यही है कि यही समझ में आया कि जो नई कक्षा में जब हम जाते हैं तो वहाँ मुश्किल पढ़ाई होती है और जो अध्यापक हैं उनकी पिटाई का भी डर है, नए मास्टर मिलेंगे उनकी पिटाई का भी डर उनको सता रहा है। तो यही उनके भीतर जम कर के बैठ गया है। तो ये आपका पार्ट 1 हुआ। सेकंड पार्ट को हम आगे देखेंगे। और आपने यहाँ गुरदयाल सिंह की जो संस्मरण का अंश आधा अंश देखा है और उनके जो अनुभव हैं, उनके बचपन के जो भी अनुभव हैं वो उन्होंने हमसे साझा किए और आगे सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे। ये पाठ आपको इस पाठ का सार आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।